यूनाइटेड नेशंस जो बना था वो इसीलिए ही बना था कि कोई एक आदमी, एक देश दुनिया को ना चला पाए, दुनिया पे अपनी हुकूमत, अपना पावर ना दिखा पाए। पर आज एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप और एक देश यूनाइटेड स्टेट्स लेके आया है गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो गाज़ा के मकसद से बहुत ऊपर है, और जो भी यूपीएससी की विद्यार्थी है उनको भी इसको गाज़ा के ऊपर एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल पावर शिफ्ट को देखते हुए समझना चाहिए। पर हमें इन सब चीज़ों को समझने से पहले आपको मैं अगर बताऊं कि ये पावर ट्रांजिशन, पावर शिफ्ट कैसे हो रहा है, उन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जानने की ज़रूरत है। वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस फेल क्यों हो रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस जो बना था उसका कोर पर्पस, कोर मोटिव ये था कि वो ग्लोबल लेवल पर एक ग्लोबल ऑर्डर दे, यानी सारे जो स्टेट्स है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, सबके लिए एक समान लॉज हो, एक समान सबके लिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस जैसे किए जाए, एक समान सबको ऑर्डर दिया जाए, समान प्लेटफॉर्म दिया जाए डिस्कशन के लिए, जो कि यूएनएससी और यूएन के जो अदर प्लेटफॉर्म्स है वो बने। जो कॉलोनाइजेशन है उसको अच्छे से वापस रिवर्स किया जाए, स्टेट्स को बनवाया जाए, डेमोक्रेसी को जैसे इन्होंने फैलाया, डेमोक्रेसी फैलाई जाए, और साथ में रिकंस्ट्रक्शन किया जाए जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा किया गया था। पर आज के टाइम पर 80 साल हो गए हैं यूएन को, और इन 80 सालों में यूएन ने बहुत सारे फेलियर्स शो किए हैं। यूएन की जो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, जो बहुत सारे यूएन के जो मैंडेट है, उनको एक फेलियर की तौर पे देखा जाता है। उसमें मैं आपको बड़े बड़े 5 पॉइंट बताऊं अगर यूएन के फेलियर के, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यूएन एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म में हमेशा फेल रहा है। यूएन हमेशा डिस्कशन तक, सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म देने तक सीमित रह गया। यूएन ने इजराइल पैलेस्टीन का इशू लिया, उसको 4 साल तक चलाया, बट कोई डिसीजन नहीं दे पाया। उस पर रिजोल्यूशन आ गया, उस पर डिसीजन हो गए, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो गई, पर एनफोर्समेंट अभी तक यूएन नाल नहीं लगा पाया है। दूसरा पॉइंट, यूएन का जो है वीटो पावर वाला दिक्कत। यूएन में 5 लोग वीटो कर सकते हैं, उसमें से 3 जो बड़ी बड़ी पावर्स है वो है यूएस, रशिया और चाइना, और इनमें आपस में टकराव, मनमुटाव बहुत होता है। इसीलिए अगर कोई भी डिसीजन लेने पर या एग्जीक्यूशन की बात आती है तो ये सब एक दूसरे को वीटो करके डिसीजंस को कैंसिल कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इसी वजह से यूएन जो है, जो की मुद्दे हैं, जो असल में जिनमें यूएन की जरूरत होती है, वहाँ अक्सर यूएन फेल होता हुआ दिखता है। तीसरी यूएन की सबसे बड़ी जो दिक्कत वो ये है कि यूएन हमेशा यूएस डोमिनेटेड, या ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट डोमिनेटेड, वेस्ट अलाइन रहा है। यूएन में जितनी भी चीज़ें हुई है वो कई बार यूएस के चाहने वाली चीज़ें या यूएस के सपोर्ट की हुई चीज़ें होती हैं, जहाँ तक यूएस को बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ एक जो पावर डायनेमिक्स की बात होती है, जहाँ एग्जीक्यूशन की बात होती है, वहाँ यूएन अपने आप को एक तरफा पाता है। तो इसलिए दूसरे देशों का जो यूएन पे जो ट्रस्ट है वो कम होता है, और इसलिए वो बाईपास करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि आप रशिया यूक्रेन का युद्ध देख ली, ये रशिया ने यूएन का कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, और सीधा उसने यूक्रेन पे अटैक कर लिया, क्योंकि रशिया को पता था कि अगर मैं यूएन में जाऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाएगी। इसमें चौथा पॉइंट जो आता है वो ये है कि यूएन जो है वो इसमें चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि सेलेक्टिव बाईपासिंग। यूएस को जब जब लगा, यूएस को जब जब ये फील हुआ कि यार यहाँ पर यूएन मेरे को रोक देगा, मेरे को ब्लॉक कर देगा, उसने यूएन को ही बाईपास कर दिया। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इराक वॉर 2003 में जो हुआ। उसने यूएन की सुनी नहीं, यूएस ने सीधा इराक में वॉर कर दिया। उसने बोल दिया, हवाला दे दिया कि भाई हम पे खतरा है, ग्लोबल खतरा है। तो ये भी एक यूएन की बहुत बड़ी दिक्कत रही है। तो यहाँ एक कॉमन वर्डिक्ट, एक लॉन्ग टर्म वर्डिक्ट ये आता है कि यूएन इररिलेवेंट नहीं है,
यूएन जो है वो सही तौर पर सही चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए ही लाया गया था। पर मेन दिक्कत यूएन के साथ ये है कि यूएन वो पावरफुल लोगों की वजह से, पावरफुल स्टेट्स की वजह से फंक्शन नहीं कर पाया। बात ये है। अब इसी वजह से ये जब चीज़ें एक्यूमुलेट हुई, ये जब चीज़ें इकट्ठा हुई, तो जैसे कि सबसे बड़ा इसमें चीज़ दिखी इज़राइल पैलेस्तीन का इशू। 4 साल हो गए, डिस्कशन चल गए, रिजोल्यूशन आ गया, सॉल्व नहीं हुआ। तो इसी चीज़ को अल्टरनेट करने के लिए, इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए ट्रम्प और यूएस लाए हैं गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाज़ा के पीस की बात करता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका क्लियर मैंडेट ये है कि वो ग्लोबल इश्यूज़ को सॉल्व करेगा, यानी वो यूएन वाला रोल प्ले करेगा। पर यहाँ पर गाज़ा जो बोर्ड ऑफ पीस है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिससे वो एक अच्छा ऐसे अल्टरनेटिव बनता है यूएन को साइडलाइन करने के लिए। तो उसमें उसमें सबसे बड़े बड़े कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ आपको, जिससे आप समझ पाओगे कि ये कैसे यूएन को साइडलाइन करता है। तो सबसे पहली बात, गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन के मैंडेट के आउटसाइड है, यानी यूएन का कोई रोल नहीं है, यूएन में कोई डिस्कशन नहीं है, यूएन के बिल्कुल इतर, ये एक अलग से यूनिलैटरली उठाया हुआ मुद्दा है। तो इसका दूसरा पॉइंट वहीं से आता है कि ये एक यूनिलैटरली उठाया हुआ यूएस लेड फ्रेमवर्क है, मैकेनिज़्म है। तीसरा ये है कि ये एग्जीक्यूशन बेस्ड मैकेनिज़्म है। इसमें जो डिसीजंस हैं वो सीधे एग्जीक्यूशन के लिए लिए जाते हैं कि भाई गाज़ा और इजराइल का इशू सॉल्व करना है, पैलेस्टीन का इशू सॉल्व करना है तो करना है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सॉल्व करना है। तो इट्स एग्जीक्यूशन बेस्ड मैकेनिज़्म। आउटकम बेस्ड मैकेनिज़्म, ये आउटकम बेस्ड मैकेनिज़्म ऐसे है कि हमें आउटकम पे बात करनी है, हमें इजराइल पैलेस्टीन का इशू सॉल्व करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसके क्या व्यूज़ है, इसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए, सबके व्यूज़ लो, फिर उसके ऊपर सबका वोट लो, ऐसा कुछ नहीं। जो कि यूएन के जो टिपिकल मैंडेट होते हैं, टिपिकल सिस्टम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आओ, 21 पॉइंट प्लान है, ये इसका आउटकम होगा, हमें इसको सॉल्व करना है, आ जाओ। तो यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक और चीज़ आती है कि ये मल्टीलैटरलिज्म को थोड़ा सा पीछे रखता है। ये बहु जो पक्षवाद है उसको पीछे रखता है। यानी ऐसे समझो कि आप यूएस ने जो बोल दिया या यूएस ने जो कह दिया वही इसमें होगा, आपको तो बस आना है, अपनी प्रेजेंस देनी है, थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लो तो कर लो, वरना ये होना है वो होगा, ऐसा कुछ है इसका। तो इसलिए ना इसका एक कोर बात ये आती है कि ये एक मल्टीलैटरल पीस की बात नहीं करता, मल्टीलैटरलिटी तो इसमें है ही नहीं। ये एक बात करता है कि हमें एक मैनेज तरीके से एक एग्जीक्यूटिव पीस चाहिए। अभी के लिए ये पीस की बात करता है तो इसलिए अपन पीस तक है, बाकी और भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो फ्यूचर में इसमें डाले जा सकते हैं, इसका फ्रेमवर्क ही ऐसा है। अब तो इसके कुछ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अब ये तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, इससे होगा क्या। तो हम जो ये देख रहे हैं वो एक शिफ्ट है। शिफ्ट किससे है, एक इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी से एक पर्सनल अथॉरिटी की तरफ। क्योंकि यूएन एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ सब जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। यहाँ एक पर्सनल अथॉरिटी है, ऐसे मान लो कि एक यूनिलैटरल अथॉरिटी है, किसी एक ने चाहा वो होगा, आपको तो बस आना है नहीं आना है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसमें जो रूल्स है वो डिस्क्रिप्शन पे मैटर करते हैं, यूएस के इच्छा पे मैटर करते हैं। इसमें जो कलेक्टिव जो डिसीजन है उसकी बात नहीं होती है, उससे जो है ये शिफ्ट हो गया है। ये जो गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस वो शिफ्ट करता है इंडिविजुअल लीडरशिप है कि एक आदमी आया ट्रम्प, वो बोलेगा ऐसा होना है, ये प्लान है, ये करना है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से अब हम जा रहे हैं शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी की तरफ, शॉर्ट टर्म आउटकम्स की तरफ। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है इन्वॉल्वमेंट से, जब सारे देश इन्वॉल्व होंगे तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। पर यहाँ शॉर्ट टर्म आउटकम की बात है, 2 देश है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, यूएस आया बोला ये तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे सॉल्व करो, ख़त्म। तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब इसमें मेजर पावर्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि दुनिया में दूसरे देशों को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है यूएस के लिए, जो कि उसके पक्ष में काम करता है, क्योंकि उसी का प्रपोज्ड है कि उसका जो कंट्रोल करने का तरीका है, जो उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, वो और फास्ट और एग्जीक्यूशन, मतलब ऐसा समझो कि एफिशिएंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यूएन में जो उसको डिसीजन लेने होते थे वो चाइना और रशिया वो वीटो कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, पर अब दिक्कत नहीं है, उसने चाहा और हो जाएगा।
दूसरा, लेजिटिमेसी का इरोजन। जो यूएन है वो सबको लेजिटिमेसी देता था, वो इंडिया को अपनी बात रखने की बात देता था, वो रशिया को अपने बात रखने का मौका देता था, चाइना को देता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को देता था, वेनेजुएला जैसा देशों को भी वो अपनी बात रखने का मौका देता था। बट यहाँ लेजिटिमेसी का गया, यहाँ सिर्फ यूएस की लेजिटिमेसी चलेगी, यूएस ने जो चाहा वो हो जाएगा। यूरोप की क्या बात है, यूरोप के लिए क्या पॉइंट्स है? तो यूरोप के लिए जो मल्टीलेटरल ऑर्डर की जो वैल्यूज़ है, जो कि यूरोप हमेशा बोलता है, मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है, वो वीकन हो जाएंगे, वो अब कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसकी बात करनी मुश्किल हो जाएगी अब। और चूंकि आप देख ही रहे हो ग्रीनलैंड का इशू, तो वो भी इसमें ऐड करके ही देख लो आप। जो रिलेवेंस है यूएन का, यूरोप की बातों का, वो कम हो जाएगा। अब लोग वेस्ट की तरह नहीं देखेंगे, वो एक अपने से अलग तरह से देखेंगे, अपने सपोर्ट की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि कलेक्टिव बात तो है ही नहीं ना, अब कलेक्टिव मैकेनिज्म तो वो फेड हो रहा है। रशिया चाइना की बात कीजिए, रशिया चाइना को सबसे पहले तो मौका मिल जाएगा यूएन को बाईपास करने का, वो भी नहीं मानेंगे यूएन की बात, वो भी अपना बोर्ड ऑफ पीस जैसे एक नया बोर्ड कुछ या ऐसा कुछ चलाएंगे। एससीओ और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये मैकेनिज्म है, ये ऐसे ही वर्क करते हैं, तो ऐसे ही कुछ करेंगे। इंडिया के लिए भी सेम ऐसा मौका पड़ सकता है, पर इंडिया की अभी पॉलिसी और ऐसी व्यूज़ है नहीं, तो उस पर अपन बात कर नहीं सकते, पर रशिया चाइना कर सकते हैं। जो रशिया चाइना है वो डेंजरस तरीके से अपने जो एक्सपेंशन है उस पर काम कर सकते हैं, उस पर अपने जो एक्ट है उनको अंजाम दे सकते हैं, जो कि अभी वो रुक रहे थे यूएस उसकी वजह से। दूसरा, जो यूएन, अगर यूएन में भी रहते हैं वो, तो अब यूएस का जो ब्लॉकेड है उसकी उनको टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, या यूएन से बाहर रहते हैं तो ब्लॉकेड की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। तो वो भी एक वो है, क्योंकि पहले जो जब ये इश्यूज होते थे तो यूएन में इनको रिप्रेजेंट करना पड़ता था अपने आप को, पर अब वो दिक्कत है ही नहीं। इंडिया की बात क्या है, इंडिया के लिए पॉइंट ये है कि एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा हो गया, क्योंकि इंडिया बात करता है डायलॉग और डिप्लोमेसी की, पर इंडिया बात करता है डिसीजंस की। अब इंडिया के लिए ये है कि क्या इसमें इन्वॉल्व होना है, क्या इंडिया को इससे दूर रहना है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी के तो विरोध है ये हेगेमनी को, एक यूनिलेटरल पावर को बढ़ावा देता है, तो ये भी इंडिया के लिए गलत है। तो ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक डिलेमा है। इंडिया को पावर रिलेटिव जो चेंज होगी, क्योंकि अब अगर ऐसा होता है तो नए नए पावर वर्टिकल्स इस्टेब्लिश होंगे, तो इंडिया को अपने आप को उनके बीच में, उनके कोऑर्डिनेशन में अलग तरीके से इस्टेब्लिश करने की दिक्कत आएगी। इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक चिंता का विषय है। लॉन्ग टर्म रिस्क की बात कर लेते हैं कुछ जल्दी फास्ट। तो सबसे पहले ये ग्लोबल नॉर्म्स जो बने, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए, जो ह्यूमैनिटेरियन एड के नॉर्म हो गए, जो और भी जैसे ओशंस को लेके हो गए, सीबेड को लेके हो गए, इन सब को जो है तोड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी को चैलेंज करेगा। दूसरा, इकोनॉमिक सैंक्शंस की अनसर्टेनिटी हो जाएगी, इन्वेस्टर रिस्क हो जाएंगे, अब लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे, ग्लोबलाइजेशन जो है रिवर्स होता हुआ दिखेगा, जो सैंक्शंस है वो बढ़ जाएंगे, जैसे अभी आप टैरिफ देख ही रहे हो। फिर एनर्जी के इशूज़ आ जाएंगे, अब चूंकि अब वर्ल्ड में कुछ ही देश है जिनके पास एनर्जी के भंडार है, तो वो एनर्जी का नेगोशिएशन, एनर्जी का ट्रांसफ़र, एनर्जी का जो एक दूसरे को प्रोवाइड करने का जो रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर पॉलिटिकली, फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इंस्टीट्यूशन को बाईपास करना, लड़ाई करना, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में बढ़ना, रिजॉल्व करना और एक दूसरे को दबाना, ये बढ़ जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली गलती चीज़ है लॉन्ग टर्म में। फिर सोशल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएंगे, देश इमिग्रेशन और एमिग्रेशंस को रोकेंगे, माइग्रेशंस को रोकेंगे, रेफ्यूजी क्राइसिस आएंगे, तो ये भी बहुत बड़े सोशल इश्यूज बन सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यूनाइटेड नेशंस भले ही वर्क ना किया हो, पर अगर यूनाइटेड नेशंस रहता है तो वो आज भी रिलेवेंस है, और इन इंस्टीट्यूशंस का वीक पड़ना, इनका जो कमज़ोर पड़ना एक अनसर्टेनिटी को बढ़ाएगा, और अनसर्टेनिटी जो है इंस्टेबिलिटी लाएगी, और इंस्टेबिलिटी जो है थ्रेट्स बढ़ाएंगे, थ्रेट्स की वजह से ग्लोबल लेवल पर टर्मोइल आएगा। कंक्लूजन रिमार्क्स की बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हमें बस शांति से बैठ के देखना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस नहीं करना है कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, नहीं, हमें प्रोसेस को समझना है, हमें ये जो चेंज हो रहा है इसके ट्रांजिशन को समझना है, और बैठ के देखना है कि देश क्या करते हैं, क्योंकि यही हमें जो है इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर चीज़ों को समझने में और ग्लोबल प्रेडिक्शन करने में हेल्प करेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो आगे वाला आने वाला मेंस है उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ में
ये जो पॉइंट्स है वो बहुत काम आएंगे। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रख के अपने आप को प्लेस करना है और चीज़ें समझनी है।